नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। देवबंद के मौलाना मुफ्ती असद कासमी ने भारत सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि भारत सरकार ने जो 8 जून से देश के सभी धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति की घोषणा की है, यह बहुत ही अच्छी घोषणा है। हम सभी को इसका पालन करना चाहिए और मस्जिदों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ध्यान रखते हुए अपनी इबादत करेंगे। और साथ ही यह भी कहा कि अगर भारत सरकार अब से 2-3 दिन पहले यानी ईद के समय में अगर मस्जिदों को खोलने की अनुमति दे देती तो वह अपनी ईद की नमाज को सोशल डिस्टेंस के साथ मस्जिद के अंदर अपनी इबादत कर लेते। लेकिन भारत सरकार ने जो किया वह बहुत अच्छा किया। देखिएगा, जिस तरीके से आपने धर्म स्थल को लेकर सवाल किया है, तो मैं ये बतला दूं कि हुकूमत हिंद की जानिब से 8 जून को मुल्क भर के अंदर जितने भी धार्मिक स्थल हैं, तमाम ही धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाज़त दी जा रही है। तो मैं तमाम ही देशवासियों से इत्तेहाद उलमा हिंद की जानिब से ये अपील कर देना चाहता हूँ कि हुकूमत हिंद ने 8 जून से जो धर्म स्थल खोलने की इजाज़त देने की घोषणा की है, ऐलान किया है, तो तमाम ही देशवासियों को तमाम ही धार्मिक स्थलों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास लिहाज रखते हुए इबादतें करनी चाहिए और उसके अंदर इबादतें करें। और मैं ये भी कह दूं कि अगर हुकूमत हिंद अब से 2 या 3 दिन पहले, यानी कि जब हमारी ईद थी, उस वक्त में धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाज़त दे देती तो हम उसके अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज रखते हुए अपनी ईद की नमाज अदा कर सकते थे। क्योंकि तमाम ही देशवासियों ने देखा कि उम्मत मुसलमान अपने पवित्र महीने रमज़ानुल मुबारक के अंदर भी अपने घरों के अंदर रहते हुए इबादत की, घरों के अंदर नमाज अदा की, जुमा अदा किया, इसी तरीके से ईद की नमाज अदा की। पर यह है कि हमारा ईद का त्यौहार साल भर में एक मरतबा आता है। अगर हुकूमत हिंद की जानिब से ईद की नमाज जो है मस्जिदों के अंदर, ईदगाहों के अंदर जाकर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाती तो हम उसके अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास लिहाज रखते हुए ईद की नमाज अदा करते हैं। बहरहाल इस वक्त में जो हुकूमत हिंद ने 8 जून से जो धार्मिक स्थल खोलने की इजाज़त दी है, हम हुकूमत हिंद के इस फैसले की सराहना करते हैं, तारीफ़ करते हैं कि हुकूमत हिंद ने जो ये फ़ैसला लिया है बड़ा ही अहम और अच्छा फ़ैसला है। हम इत्तेहाद उलमा हिंद की जानिब से हुकूमत हिंद के इस फैसले को जो है इसकी तायीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा फ़ैसला है। सहारनपुर नगर निगम में पिछले कुछ सालों से एक यूनियन का निगम में हल्ला बोल था, जिसके चलते निगम के सुपरवाइजर लगातार ठेका प्रथा सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न व शोषण करने में लगे हुए थे। सफाई कर्मचारी सुपरवाइजर द्वारा जबरन पैसे काटने का विरोध भी करते हैं। इन्हें धमका कर या नौकरी से निकाल देने की धमकी देते थे, जिसको लेकर सफाई कर्मचारियों की लड़ाई लड़ने को लेकर एक उत्तर प्रदेश सफाई संघ का प्रतिनिधि मंडल निगम में उतारा। पिछले कुछ माह से उत्तर प्रदेश मजदूर सफाई संघ का एक प्रतिनिधि मंडल सफाई कर्मचारियों के उत्पीड़न की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है और उनको उत्पीड़न की लड़ाई की आवाज उठाकर लगातार उनको न्याय दिलाने में लगा है। आज दर्जनों सफाई कर्मचारियों ने महिलाओं सहित अपना समर्थन दिया, जहां आज मोहल्ला छिंपियान में एक स्थान पर उत्तर प्रदेश सफाई संघ के मंडल अध्यक्ष अनु बिड़ला ने बताया कि आज हमारी ओर से कुछ नए पदाधिकारी जोड़े गए हैं। हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है जो आज यह परिवार बड़ा हुआ है। हम लोगों ने अपने उत्तर प्रदेश सफाई संघ में कुछ नवनियुक्त पदाधिकारी जोड़े हैं। बड़ा हर्ष का विषय है कि सब पदाधिकारी हमारे जुड़े हुए हैं और ऐसे ही हमारा कुनबा आगे बढ़ रहा है और आशा करता हूं कि ऐसे ही हम कर्मचारियों के हितों की लड़ाई लड़ते रहेंगे और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। कर्मचारियों को उत्पीड़न बिल्कुल सहन नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश कर्मचारी संघ इसलिए नगर निगम में उतरा है कि बिल्कुल भी सफाई कर्मचारियों का बिल्कुल भी उत्पीड़न नहीं होने देगा। हाँ, आज हमारे साथ नगर निगम से कुछ महिलाएं जुड़े हैं और कुछ एक दो सुपरवाइजर जुड़े हैं, जिनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे कुनबे में आए और हमारे कुनबे को बड़ा किया।
शामली जनपद में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है। मामूली कहासुनी के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। दरअसल यह पूरा मामला कांदला थाना क्षेत्र के गांव डुंडू खेड़ा का है। यहाँ पर मामूली विवाद के बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। आरोपी पक्ष का नाम राहुल बताया जा रहा है। पीड़ित के मुताबिक वह अपने पिता के साथ खेत से वापस घर लौट रहे थे। उसी बीच राहुल पक्ष के लोग आए और उनके साथ गाली गलौज करने लगे। जब पीड़ितों ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमला बोल दिया और लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला बोल दिया। झगड़े के दौरान पीड़ित पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें एक महिला भी शामिल है। घायल 2 युवकों की हालत को गंभीर देखते हुए जिला चिकित्सालय शामली रेफर कर दिया गया। बाकी घायलों को कांदला सीएचसी पर ही उपचार दिया जा रहा है। आरोपी युवकों के नाम राहुल, अनुज, अभिषेक पुत्र पप्पू व संजू है। फिलहाल पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की है और आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सर हम खेत में तो न्यार ले रहे थे काट के और वे आगे हट रहे थे। हम कह लगे मगर भाई बगल हट जाओ, थोड़ी सी दूर हट जाओ। वे हटे नहीं, गाड़ी गलोच लग गए कारण। फिर हम आराम से चुपचाप निकल गए। हमने घर जाकर न्यार नूर तैयार थे, नहा धोकर खाना लग रहे थे खान। बस एकदम से आए 5-7 जने और अटैक कर दिया हमारे पे। मेरा जी रोड मार रखी जी पिताजी के भी। हाँ जी, मारपीट करने वाले का जी नाम एक का राहुल, अनुज, अभिषेक, पप्पू के लड़के हैं जी, उनके पिताजी भी थे साथ में। संजू थे जी, संजू उनका अंकल चाचा है जी, और उनके और भी थे लड़की जितनी थी उनकी सारी जी। नहीं जी, कोई और वैसे कोई रंजिश वंजिश नहीं है जी, बस वैसे ही कहा सुनी तो हुई थी बस, पहले भी और कोई नहीं है जी। वो तो जी काफ़ी 1.5-2 साल हो गए जी। जी क्या चाहते जी, पुलिस कार्रवाई करे, उन्हें जेल में डाल दे जी। जनपद बागपत के रटोल गांव में पुलिस चौकी पर तैनात 2 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद गांव में दहशत का माहौल है, जिसके चलते बाजार सुनसान रहे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस चौकी पहुंची और चौकी को सैनिटाइज किया, जिसके बाद पुलिस चौकी पर तैनात अन्य स्टाफ कर्मियों के सैंपल लेकर जाँच के लिए भेजे गए। कोरोना महामारी के चलते लोगों में दहशत का माहौल है। लॉकडाउन 1 लगने पर रटोल गाँव कोरोना को लेकर सुर्खियों में आया था। 1 अप्रैल को रटोल से नेपाली जमातियों को क्वारंटाइन के लिए बालेनी भेजा गया था, जहाँ से 5 जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद जमात के संपर्क में आया एक रटोल निवासी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया था और 10 अप्रैल को रटोल गांव हॉटस्पॉट घोषित कर पुलिस बल तैनात किया गया था, जहां 1 माह तक ग्रामीण घरों में कैद रहे और कोरोना की चेन तोड़ने में कामयाब रहे। जिसके बाद रटोल गांव ऑरेंज जोन में और उसके बाद ग्रीन जोन में आ गया, जिसके चलते गाँव और क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली थी। लेकिन एक बार फिर 30 मई को रटोल पुलिस चौकी पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिसके चलते जहाँ प्रशासन में हड़कंप मच गया तो वहीं गाँव में दहशत का माहौल व्याप्त है। रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और रटोल पुलिस चौकी को सैनिटाइज कराया और पुलिस चौकी पर मौजूद अन्य स्टाफ के 2 खाना बनाने वाली महिला 12 पुलिसकर्मियों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। यहाँ पर जितने भी स्टाफ हैं जो पुलिस चौकी पर रहे हैं, उन सारे लोगों का हम सैंपल लेंगे। एक करीब 10 स्टाफ है यहाँ पर, और बाकी जो इनके यहाँ खाना भी बनाने आ रहे थे 2 महिलाएं हैं, उनका भी हम उनसे इंक्लूड कर रहे हैं। तो करीब टोटल हम 12 लोगों का सैंपल यहाँ पर ले जाएंगे, सभी लोगों के। अच्छा सर, जैसे कि 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, तो ये किनके मतलब उसमें आए हैं संपर्क में जो ये कोरोना पॉजिटिव? हाँ, कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो हमें रूट जानना जरूरी होता है कि आखिर इन्फेक्शन कहाँ से आया है। तो ये इनका जॉब ऐसा है कि ये बहुत दूर तक आते जाते रहते हैं। इनका दिल्ली भी आना जाना है, इनका मेरठ भी आना जाना है, गाजियाबाद, नोएडा, ये बराबर लोगों का आना जाना ही रहता है। तो इनके लिए बताना बहुत मुश्किल है। ये खुद नहीं बता पा रहे हैं कि या किसी के पॉजिटिव के संपर्क में आए थे या किस हॉस्पिटल में किसी पेशेंट से मिलने गए थे, इन्हें भी पता नहीं है कि इनको कहाँ से हुआ है। अच्छा, तो इसके बाद जैसे गांव में किसी का अब होगा सैंपल लिया जाएगा या फिर गांव में क्या मतलब? अभी गांव में सैंपल लेने की सूचना मिली थी, गांव में भी आप सैंपल लेंगे किसी महिला की शिकायत पर होगा? नहीं, वो महिला का जो कि अपने सास ससुर से अलग रह रही है, या किस महिला की बात कर रहे हो? वही है ना, वही। हाँ, तो उस महिला से हमारी बात हुई थी, तो महिला ने कहा था कि वो उसके जो सास ससुर हैं वो बुखार खांसी से परेशान है, उनको कोरोना का लक्षण है, तो उनको जांच करना चाहिए या क्वारंटाइन में रखना चाहिए। तो ये सूचना पर हमारी टीम जब उसके घर पहुंची थी तो उनसे बात हुई, उनसे बात मेरी भी हुई है। तो वो बता रहे हैं कि उनको कोई परेशानी नहीं है, बल्कि उनकी बहू है, तो उनके आपस का कुछ ऐसा मामला है, पारिवारिक कारण है, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कंप्लेन किया है। तो उस मामले को हमने वहीं पर छोड़ दिया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस
उत्तराखंड के देहरादून के कई क्षेत्रों में कोरोना महामारी के चलते कई असहाय परिवारों के सामने संकट खड़ा हो गया है। मुस्लिम समाज द्वारा भोजन बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में भोजन वितरण किया जा रहा है। वहीं देखने को मिला कि उत्तराखंड निवासी जरीब के परिवार के लोगों के द्वारा गोरखपुर ISBT पुलिस चौकी, रेलवे स्टेशन, अस्पतालों के पास जरूरतमंदों को पका हुआ भोजन वितरण किया जा रहा है। इसी के साथ हलचल इंडिया के पत्रकारों द्वारा बुड्डी मदरसे के बच्चों और आजाद कॉलोनी की महिलाओं को पका हुआ खाना भी बांटा गया। मुख्य रूप से मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद इलियास, आसिफ अहमद, अकीब, नफीस, मोहम्मद कैफ आदि मौजूद रहे। जहां एक और पूरा देश महामारी से जूझ रहा है, वहीं मेहनत मजदूरी करने वाले परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में उत्तराखंड के देहरादून के कैंट विधानसभा के अंतर्गत सीमा द्वार में रहने वाले कई परिवार ऐसे भी हैं जिनको कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धमसाना द्वारा 200 से अधिक परिवारों को सहयोग के रूप में राशन की किट वितरित की गई। वहीं सूर्यकांत धमसाना ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस समय राज्य सरकार पूर्ण रूप से विफल है। जब सरकार के मंत्रियों के परिवार सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश का आम आदमी अपने आप को कैसे सुरक्षित समझ सकता है। धमसाना का कहना है कि सरकार के पास कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिससे प्रदेश में कोरोना जैसी बीमारी की रोकथाम की जा सके। कोरोना महामारी को लेकर पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। इसमें सबसे बड़ी समस्या इसकी अभी तक वैक्सीन नहीं बन सकी है जिससे इसकी रोकथाम में मदद मिले। तो वहीं धर्म नगरी हरिद्वार में विश्व आयुर्वेदिक परिषद द्वारा निःशुल्क आयुर्वेदिक औषधि क्वाथ का वितरण किया गया। डॉक्टर महेंद्र राणा ने बताया कि हरिद्वार की जनता के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों द्वारा औषधि का निर्माण किया गया है जिससे इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे कोरोना वायरस से बचाव में काफी मदद मिलती है और इस औषधि का निर्माण आयुष मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार ही किया गया है। इस निःशुल्क आयुर्वेदिक दवा का वितरण कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए एक बेहतरीन कदम है जिसे आरोग्य संस्थान द्वारा किया गया है। हमें जो हमारी पुरानी चीजें हैं जिनको पिछले 100-200 वर्षों में एक विकार के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया, जैसे हाथ जोड़ के नमस्ते करने की परंपरा थी, वो छुआछूत का विषय नहीं था, वो स्वच्छता का विषय था। जूते घर से बाहर निकालना चाहिए, स्वच्छता रखना चाहिए। हमारे यहाँ पहले घर में कोई आता था तो उसके पैर धोते थे, तो उसके पीछे भी यही सारी चीजें थी। कोरोना से मुकाबला करना है तो हमारी जो पुराने जीवन शैली की चीजें थी उनको अपना करके ही हम इनका मुकाबला करते में जो है, जैसे हमारे डॉक्टर उत्तम कुमार शर्मा जी ने बताया कि हमने ऐसी जड़ी बूटियों का उपयोग किया है जो हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता को वृद्धि करती है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इसमें हम लोगों ने कंटकारी और आपका वासा, अश्वगंधा, मुलेठी, काली मिर्च, इस प्रकार की औषधियों का प्रयोग किया है कि खासकर कोरोना का संक्रमण जो कि हमारे श्वसन संस्थान को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, उसमें ये बहुत ही प्रभावकारी औषधियाँ हैं और ये आपको आपके शरीर को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगी, मजबूत कर देंगी कि आपको जो है जो संक्रमण इस समय फैला हुआ है उसका खतरा बहुत कम हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ हमें सावधानी रखनी भी जरूरी है, जो भी हमारे गाइडलाइंस है उनको भी फॉलो करते रहें। केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर सादगी के साथ लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में रेलवे रोड स्थित बेलवाला में मोदी टी स्टाल लगाकर उपलब्धि दिवस के रूप में चाय बांटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना की गई। रेलवे पटरी के लघु व्यापारियों ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत भारतवर्ष के रेडी पटरी के लघु व्यापारी को 10,000 की ऋण राशि दिए जाने को परिवर्तित कर अनुदान राशि के रूप में दिए जाने की मांग को दोहराया। जिस प्रकार से हम भारतीय कोरोना फाइटर के रूप में, अगर आप अन्य देशों का आंकड़ा अगर उठा के देख लेंगे, अन्य देशों के सामने कोरोना जंग के अंदर निश्चित रूप से बहुत ही भारतीयों ने संयम का योगदान दिया। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तमाम रेडी पटरी वालों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जिस प्रकार की घोषणा की गई थी, जब पैकेज घोषित किया गया, उस दौरान जो इनको कर्ज देने की बात की गई है 10,000 का, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि कर्ज से काम चलने वाला नहीं। इन तमाम रेडी पटरी वालों को
तमाम इन फुटपाथ के दुकानदारों को 10,000 रुपये की जो ऋण की राशि दी जानी है भारत सरकार द्वारा, वो अनुदान के रूप में दी जानी चाहिए, ताकि सबसे ज़्यादा इस कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा कि फुटपाथ का दुकानदार इसमें बर्बाद हो गया है। फुटपाथ का दुकानदार इसमें अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जहां माननीय मोदी जी की ये दूसरे चरण की जो सरकार है, दूसरे टर्न की जो सरकार है, इसका पूरा 1 वर्ष हो गया है। आज हमने उपलब्धि दिवस के रूप में इसको मनाने का काम किया है और निःशुल्क चाय बांटकर हमने ये संदेश देने का काम किया है कि हर हर मोदी। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।